हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 2। हम कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन सीटेट 2026 के लिए प्रिपेयर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे विद एक्सप्लेनेशन। तो 100 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो धीरे धीरे हम अपने कुछ पार्ट्स में इन 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और 15 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो बच्चे जाकर उन क्वेश्चंस को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस को पढ़ना है। आगे के क्वेश्चंस हम चलिए डिस्कस करते हैं। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 तक कवर हो चुके हैं, क्वेश्चन 16 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। स्कैफोल्डिंग इनमें से जो कौन सा है आलम्बन का उदाहरण है। थिंक अलाउड, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, क्वेश्चंस, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल या फिर रोड रिहर्सल। ठीक है, अब जब स्कैफोल्डिंग होती है तो स्कैफोल्डिंग में हम क्या करते हैं, थिंक अलाउड, बोलकर सोचते हैं, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, इनमें से ये क्या क्या एग्जाम्पल्स है आपको बताया जा रहा है। थिंक अलाउड, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, क्वेश्चंस, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, आधा हल किया हुआ उदाहरण टीचर बच्चों को प्रोवाइड कर देती है, वो होती है स्कैफोल्डिंग की। जैसे एक बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, पहले उसके पापा ने उसको पीछे से पकड़ा, धीरे धीरे उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया। पहले उसको सपोर्ट दिया तो टीचर क्या करते हैं कि थोड़ा सा उनको बच्चों को एक तरह से सपोर्ट देती है और उसके बाद में कहती है कि अब ये जो आधा किया हुआ हल है, उदाहरण है, वो अब आप खुद हल करेंगे। ठीक है, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल्स हुए, क्वेश्चंस हुए, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज हुए, मतलब कुछ क्यूज दे दो, इशारे से, संकेत के थ्रू बता दो बच्चों को, थोड़ा सा हेल्प कर दो। ठीक है, थिंक अलाउड। तो ये सब चीजें जो होती हैं आपकी एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग में होती है। बट रोड रिहर्सल इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो आपका आंसर हुआ ए, बी, सी एंड डी। इट मीन्स ए, बी, सी एंड डी किसमें, ऑप्शन 3 में। तो आपका ऑप्शन हुआ सी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से समझते हुए हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। दिस इंडिकेट दैट डेवलपमेंट इज, मीन्स कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह किस बात को दर्शाता है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समीप दूराभिमुख। ठीक है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। जब चिल्ड्रन अचीव करता है ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल से पहले ग्रॉस मोटर स्किल अचीव करता है बच्चा, जब उसका डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि फाइन मोटर स्किल जो है, ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, मीन्स कि सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं जब विकास के क्रम में बच्चे। तो उसका आंसर है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। As per Jean Piaget theory of cognitive development, which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational thinking? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उस सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी क्षमता है जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? उसको हम बोलते हैं डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी, इसके लिए आपको जीन पियाजे की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी से क्वेश्चंस जरूर आते हैं सीटेट में। तो प्लीज इस थ्योरी को पढ़ के जाइएगा। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जीन पियाजे की पूरी थ्योरी आपको वहां मिल जाएगी, मैंने पूरी थ्योरी वहां डिस्कस कर रखी है। तो इनमें से कौन सी एबिलिटी है जो डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग? तो उसका आंसर है डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रण। ठीक है, विकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। After getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory of cognitive development do children reason like?
दिस, ठीक है। मतलब रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरीके के तर्क देते हैं कि मतलब उनकी गलती नहीं है, ये तो रस्सी की गलती है। तो वहां पर होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की जीन जो उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, वो आउट नहीं हुई है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। An elementary school teacher can strongly influence students' development of academic self-concept by rewarding autonomy and initiative in students. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक, प्रारंभिक विद्यालय मतलब एलिमेंट्री स्कूल, शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, कि मतलब जो बच्चों को रिवॉर्ड करना, कि बच्चों ने इनिशिएट लिया अगर किसी काम को करने में, तो बच्चों को आपको उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको सीटेट में देखने को जरूर मिलेंगे। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस, मतलब वह कोई उद्देश्य, आपको अभिकथन ये कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। उसका कारण ये दिया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर बीच में बिकॉज लगाकर, या मतलब अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्योंकि लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। क्यों? क्योंकि बिकॉज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर, क्योंकि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें आप कोई भी एक उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है कि जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? समाजीकरण की बात हो रही है। अब ये किससे निकला है क्वेश्चन? समाजीकरण से। तो सोशलाइजेशन का टॉपिक भी पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, कि इट इज अ लीनियर प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, ठीक है। अब सबसे पहले तो लीनियर प्रोसेस नहीं होता, समाज में रहना है तो हम कहते हैं ना कि समाज में मिलजुल के रहना, समाजीकरण, सोशलाइज होना है। तो कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो वो लीनियर नहीं होता, एक ही साइड से नहीं, सोशल होते हैं, गैदरिंग हो रही है, आपस में हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो वो लीनियर प्रोसेस में कंसीडर नहीं होता। तो इसलिए ए तो इसका आंसर नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी प्रक्रिया, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग इसमें विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है समाजीकरण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड डी। लीनियर प्रोसेस ये नहीं होता सोशलाइजेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर सोशलाइजेशन को कहीं से लीनियर प्रोसेस से कनेक्शन किया जा रहा है तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कह सकते हैं, बट लीनियर प्रोसेस नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन आ गया फिर से। एक बच्चा है, किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे को जितनी जरूरत है उसको उतनी हेल्प करो। अगर बच्चा ज्यादा कर पा रहा है तो बच्चे को जो है ज्यादा कम हेल्प की जरूरत कर है। इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर बात आ गई इंटेलिजेंस की, तो ये दोनों अपने आप में करेक्ट तो है, असर्शन और रीजन, बट अगर हम यहाँ बिकॉज लगाएं तो ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो इसलिए ए और आर ट्रू तो है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो कुछ और कह रहा है, असर्शन और रीजन कुछ और कह रहा है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। तो दोनों सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज में अलग अलग बात बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, while talking about her poor marks in mathematics, Avi says, I just don't have the sense of
फॉर नंबर्स। अभी इज एट्रीब्यूटिंग हिज परफॉर्मेंस टू, मतलब अपने खराब अंकों को देखकर अभी ने बोला मुझे अंकों की समझ नहीं है, इस वजह से मेरे जो है नंबर कम आए हैं। तो वो उसका जो प्रदर्शन है वो किस कारण को ठहरा रहा है, लैक ऑफ एबिलिटी, लक, टास्क डिफिकल्टी या फिर लैक ऑफ एफर्ट। तो कहाँ पर योग्यता का अभाव है, यस यहाँ पर योग्यता का अभाव है, मतलब उतना वो एबल नहीं है जितना वो कर सकता है। तो वो खुद कह रहा है ना कि मैं आई डोंट हैव सेंस फॉर नंबर्स, मेरे पास नंबर्स का सेंस नहीं है, इस वजह से मेरे पुअर मार्क्स आए हैं मैथ्स में। तो एबिलिटी की कमी है, योग्यता का अभाव देखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ एबिलिटी। किस्मत से थोड़ी नंबर आते हैं, आप मेहनत करोगे तो आपको अपना 100% दिखाई देगा। टास्क अगर डिफिकल्ट है तो उसको सॉल्व करो, एबल हो उसके लिए, तो कहीं ना कहीं एबिलिटी की ही कमी देखी गई, तभी तो आपको टास्क भी डिफिकल्ट लग रहा है। और लैक ऑफ एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक सही और एक बिल्कुल फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है जो ज्यादा आपसे क्वेश्चन में मैच हो रहा हो। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है लैक ऑफ एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू लेव-वाइगॉत्स्काय। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस करा था। लेव-वाइगॉत्स्काय का क्वेश्चन जरूर आता है, इसकी भी पूरी थ्योरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। Children benefit from the experience of interacting with dash while working dash their zone of proximal development। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेव-वाइगॉत्स्काय के अनुसार जब बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, मतलब जब आप अधिक जानकार के साथ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, हमने पढ़ा था ना MKO, उसमें जिन बच्चों ने ये थ्योरी पढ़ रखी उन्हें पता होगा, MKO हमने उसमें पढ़ा था। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स तो ए में है, 1 में है, 2 में है, ठीक है। और फिर उसके बाद में वाइल वर्किंग, और उन कार्य को कर पाते हैं जिनको समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है, मतलब विद इन, अंदर है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 कि अकॉर्डिंग टू लेव-वाइगॉत्स्काय चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर्स व्हाइल वर्किंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 का आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए और आर, असर्शन और रीजन का फिर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों की काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवनात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ें तो क्या है क्वेश्चन कि कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट रेट्स एमंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये ठीक बात कह रहे हैं कि बच्चों के बीच जो विकासात्मक दर में होती है वो काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, अलग अलग विकास होता है बच्चों का। रीजन ये कह रहा है कि डेवलपमेंटल डिफरेंसेस जो होते हैं वो इनएविटेबल होते हैं, रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। ठीक है, तो क्यों होता है डेवलपमेंट में डिफरेंस, क्योंकि वहां पर हम अनुवांशिक और अनुभव दोनों की विविधताओं को ही कंसीडर करते हैं, तो इसलिए वहां पे डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा कहते हैं ना कि पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चों की हाइट अच्छी होगी, पेरेंट्स अगर हेल्दी है, मतलब वेट ज्यादा है, तो हो सकता है बच्चों का भी वेट ज्यादा हो, या फिर पेरेंट्स बहुत अच्छे IQ के हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो बच्चों को अपनी एजुकेशन अच्छी देंगे, उन्हें एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है जेनेटिक भी डिपेंड करता है आपके डेवलपमेंट में, और एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दोनों की बच्चों में डेवलपमेंट क्यों डिफरेंट होता है, जो डेवलपमेंटल रेट होता है बच्चों में वो क्यों उनमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो बिकॉज जो डेवलपमेंट डिफरेंस है वो किस वजह से होते हैं, आपके जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएंसेस की वजह से। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे का क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x के अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर x, हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम मान लेते हैं ना लेट x, ठीक है, स्टैंड फॉर आर अननोन न्यूमरल डेवलप्स, कि कुछ भी आंसर हो सकता है, हमने वहां पे लेट कर लिया x। ड्यूरिंग डैश, ड्यूरिंग कौन सी स्टेज पे होती है, वो होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर। इनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न एल्जेब्रा एंड कैलकुलस, ठीक है, वहां पर बच्चे एल्जेब्रा और कैलकुलस सीखते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है,
कौन सी चीज सीखने में मदद करती है जहां पर हम एक्स को लेट करते हैं, तो वो जो हमारे मैथ्स के पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे टॉपिक्स अलजेब्रा एंड कैलकुलस। और कौन सी स्टेज पे बच्चा सीखता है ये सब चीजें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। ठीक है, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, asking critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbooks and media would encourage। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन मतलब फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स, किसी के स्किल्स को इम्प्रूव करना और किसी भी टास्क को समझना। ये कहीं ना कहीं आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन को वर्णन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका ऑप्शन ये क्यों है। अभी चारों ऑप्शन में एक्सप्लेन करूं और फिर एक एक को समझाऊं तो उसमें बहुत ज्यादा लंबी वीडियो रहेगी और आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। यस, they offer insights about the progress for individual students. They focus mainly in the presentation of the final product. They offer tangible evidence of student learning. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी फॉर्मेटिव की। फॉर्मेटिव का मीनिंग होता है जब हम ड्यूरिंग द क्लासेस बच्चों का असेसमेंट लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। हाँ, ये करेक्ट है आंसर। वो ऑफर करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं। तो ये भी करेक्ट है फॉर्मेटिव में। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के लिए ही फोकस करते हैं क्या, नहीं, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। यस, तो ये डी भी आपका करेक्ट है। ए बी एंड डी, ए बी एंड डी आपका फोर्थ ऑप्शन में है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन 4। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को करने से आपको समझ में आएगा कि हमें सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 31 से। Thank you for watching.